देखिए हम पढ़ रहे हैं सोशल साइंस सब्जेक्ट में पाठ 12 जिसका नाम है भारत की रक्षा व्यवस्था, है ना। भारत की रक्षा व्यवस्था से क्या मतलब है कि हमारे भारत की रक्षा व्यवस्था कैसी है। आगे देखते हैं। भारत का विश्व की शांति एवं सुरक्षा में दृढ़ विश्वास है, इसलिए भारत राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विवादों को पारस्परिक विचार विमर्श तथा शांतिपूर्ण तरीकों से सुलझाने का सदैव प्रयास करता है ना। जो हमारा देश है इसको रक्षा सुरक्षा में दृढ़ विश्वास है, पूरा विश्वास रखता है कि किसी भी जैसे नहीं विदेश में ये युद्ध हो जाते, कहीं कुछ हो जाता है। अभी भारत और पाक के बीच में युद्ध चल रहा था, तो ये सब क्या करते हैं, समझौते करके इनको निपटाना चाहते हैं, ना कि ज़बरदस्ती हमला करने की तैयारी में रहता है। कौन? हमारा भारत देश। भारत इसी नीति का अनुसरण करने की अपेक्षा अपने पड़ोसी देशों से भी रखता है, और यही उम्मीद वो किससे रखता है? अपने पड़ोसी देश से। हमारे पड़ोसी देश क्या है? बांग्ला, चीन, म्यांमार, ये सब क्या है? हमारे पड़ोसी देश हैं। भारत को अपनी सुरक्षा की चिंता है, अतः उसने अपनी रक्षा व्यवस्था एवं सेनाओं को सुदृढ़ किया है। विश्व के देशों के अनावश्यक आक्रमणों के कारण आज देश की रक्षा व्यवस्था का महत्व और भी बढ़ गया है। एक शक्तिशाली राष्ट्र ही विदेशी आक्रमणों से अपनी सीमाओं की रक्षा कर सकता है तथा विवादों का सौहार्दपूर्ण और सम्मानजनक हल निकाल सकता है। अतः उपरोक्त कारणों से भारत में एक सुदृढ़ रक्षा व्यवस्था स्थापित की गई है तथा शक्तिशाली सशस्त्र सेनाओं का गठन किया गया है। भारत के राष्ट्रपति 3 सेनाओं के प्रमुख सेनापति होते हैं। जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो 3 सेनाओं के प्रमुख सेनापति होते हैं। कौन कौन से? जल सेना, थल सेना और वायु सेना। गुड। भारतीय रक्षा सेनाओं का गठन इस प्रकार किया गया है। देखिए, भारतीय रक्षा सेनाओं का प्रमुख अंग कौन कौन से? पहला होता है थल सेना, फिर ये नौसेना और ये वायु सेना। ये नौसेना मीन्स क्या है? वो जल सेना ही है ना। फिर देखिए पहला आता है हमारा थल सेना। तो भारतीय थल सेना विश्व की प्रमुख एवं शक्तिशाली सेनाओं में से एक है। भारत को अपनी सुसंगठित, सुसज्जित, अनुशासित एवं समर्पित थल सेना पर गर्व है। इस सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका सर्वोच्च अधिकारी थल सेना का अध्यक्ष होता है ना। जो इसका सर्वोच्च अधिकारी होता है वो कौन होता है? थल सेना का अध्यक्ष। और इसका कार्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। जिसका पद जनरल के समकक्ष होता है, और ये जो अध्यक्ष होता है वो किसके समकक्ष होता है? जनरल के समकक्ष होता है। थल सेना के कई अंग होते हैं, जैसे पैदल सेना, सवार, टैंक, तोपखाना, गन, आयुध, शास्त्र निर्माण, व्हीकल, मेडिकल, इंजीनियरिंग आदि। ये सब क्या होते हैं? सेना के, थल सेना के अंग होते हैं। अब देखना, थल सेना को 5 क्षेत्रों कमान में संगठित किया गया है। केंद्रीय, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी तथा दक्षिणी कमान। ठीक है, ये कितनी जगह? 5 क्षेत्र में फैले हुए हैं थल सेना। केंद्रीय मतलब बीच में, पूर्वी मतलब पूर्व की ओर, पश्चिमी मतलब पश्चिमी क्षेत्र में, उत्तरी मतलब उत्तर के क्षेत्र में, और दक्षिणी मतलब दक्षिणी क्षेत्र में। प्रत्येक कमान का अलग अलग मुख्य अधिकारी होता है। ये अपने अपने क्षेत्र के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल पद के रैंक के होते हैं। और ये कौन से पद के होते हैं? लेफ्टिनेंट जनरल पद होता है इनका। यहाँ देखिए सबसे पहले क्या होता है? ये थल सेना की हमको रैंक बताई गई। सबसे बड़ा कौन होता है इधर? जनरल। सबसे बड़ा कौन होता है? जनरल। जनरल के बाद कौन आते हैं? लेफ्टिनेंट जनरल। फिर उनके बाद मेजर जनरल, फिर ब्रिगेडियर, है ना, फिर कर्नल। कर्नल से ये यहाँ से चालू होता है, अपन उल्टा पढ़ रहे हैं। सबसे पहले कौन होता है? लेफ्टिनेंट। फिर उसके ऊपर होता है कैप्टन, कैप्टन के ऊपर मेजर, मेजर से ऊपर लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट, और सबसे ऊपर पद किसका होता है? जनरल का। ठीक। अब थल सेना में देखो, जो सैनिक वर्ग का होता है ये अधिकारी थे। ये सब कौन थे? अधिकारी, जो अधिकारी के पद में होते हैं। अब देखते हैं सैनिक वर्ग में सबसे पहले कौन आता है? सिपाही, फिर लांस नायक, नायक, हवलदार, सूबेदार, मेजर। ठीक। दूसरा देखिए नौसेना। भारत एक प्रायद्वीप है। इसकी सीमाएं 3 दिशाओं से जल को स्पर्श करती है ना। हमारा जो प्रायद्वीप है ये भारत, उसके 3 दिशाओं से क्या है? ये जल से घिरा हुआ है। तो भारत की समुद्री सीमा काफ़ी विस्तृत है। पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम दिशा में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर का क्षेत्र स्थित है। कहाँ कहाँ से? पूर्व, पश्चिम और दक्षिण, 3 दिशाओं से हमारा जो भारत देश है जल से घिरा हुआ है। अतः
विशाल समुद्री सीमाओं की रक्षा हेतु एक सुगठित व शक्तिशाली नौसेना की आवश्यकता होती है। भारत में इसी आवश्यकता के अनुरूप एक सुदृढ़ नौसेना का गठन किया गया है। नौसेना का सर्वोच्च अधिकारी नौसेना अध्यक्ष कौन? एडमिरल होता है। वो थल सेना में कौन होता था? जनरल। और इसमें कौन होता है? एडमिरल। ये कौन से के होते हैं? नौसेना के, है ना। नौसेना के संगठन को 3 क्षेत्रीय कमानों में विभक्त किया गया है, जो इसके मुख्य प्रशिक्षण केंद्र भी हैं। ये इस प्रकार हैं: पूर्वी नौसेना कमान विशाखापट्टनम में है ना। पश्चिमी नौसेना कमान मुंबई और दक्षिणी नौसेना कमान कहाँ है? कोचीन। प्रत्येक कमान के अलग अलग मुख्य अधिकारी हैं। ये अधिकारी वाइस एडमिरल पद रैंक के होते हैं और ये प्रत्येक कमान के यानी कि पश्चिम और दक्षिण और पूर्व इनके क्या हैं? अलग अलग अधिकारी हैं जो किसके नाम से आते हैं? एडमिरल पद के होते हैं। नौसेना का मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में है। देखो ये थल सेना का भी कहाँ है? नई दिल्ली में। और नौसेना का भी कहाँ है? नई दिल्ली में। भारतीय नौसेना के मुख्य युद्धपोत इस प्रकार हैं। पहला कौन है? INS। दूसरा देखिए नीलगिरी, हिमगिरी, देवगिरी, तारागिरी, विंध्यागिरी। देशपोत INS गोदावरी। नौसेना में सर्वेक्षण पोत, मत्स्ययान तथा वायुयान वाहक पोत हैं, है ना। ये क्या है? मत्स्ययान, है ना, मत्स्ययान। ये कहाँ? ये जल सेना में चलते हैं। ये वायुयान, मत्स्ययान, है ना। और ये सर्वेक्षण पोत होता है, मतलब उनका सर्वे करने वाला। इनके अलावा 2 जहाजी बेड़े भी हैं, एक पश्चिमी तथा दूसरा पूर्वी जहाजी बेड़ा। ये दोनों बेड़े समुद्र में गश्त लगाते हैं। ये क्या करते हैं? समुद्र में गश्त लगाते हैं। गश्त मीन्स, ठीक समझ में आया? कोलकाता व गोवा में शिपयार्ड और विशाखापट्टनम में जहाज बनाए जाते हैं। इनके अलावा शिपयार्डों में जलपोत, पनडुब्बी व छोटे छोटे जलयान भी निर्मित किए जाते हैं। सन 2001 से नौसेना, थल सेना और वायुसेना की संयुक्त कमान की स्थापना अंडमान निकोबार द्वीप समूह में की गई है। भारतीय नौसेना का एक नवीन संचालन केंद्र INS कादम्बा कारवार में स्थापित किया गया है। यह गोवा से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देखिए ये इसमें कौन कौन से अधिकारी वर्ग की रैंक होती है। इसमें सबसे पहले कौन होता है? सब लेफ्टिनेंट। फिर इनसे ऊपर कौन होते हैं? लेफ्टिनेंट। फिर लेफ्टिनेंट कमांडर। फिर कमांडर। फिर कौन होता है? कैप्टन। फिर कॉमोडोर, रियर एडमिरल, वाइस एडमिरल और सबसे ऊपर होते हैं एडमिरल। ठीक। देखिए अब हम देखते हैं वायुसेना, है ना। तो किसी भी राष्ट्र की रक्षा व्यवस्था में वायुसेना की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। युद्ध काल में आक्रमणकारी देश के प्रमुख सैनिक ठिकानों पर बमबारी करना एवं उनका यातायात संचार तंत्र नष्ट करना वायुसेना का प्रमुख कार्य है। थल सेना को युद्ध भूमि में शस्त्र एवं अन्य युद्ध सामग्री तथा खाद्य पहुंचाना भी वायुसेना का कार्य है ना। जो थल सेना को ये शस्त्र पहुंचाता है, ये कौन पहुंचाता है? वायुयान से, वायुयान के जरिए वायुसेना पहुंचाती है थल सेना को। वायुसेना नभ से देश की सीमाओं की निगरानी करती है। वायुसेना नभ से मतलब आकाश से, ऊपर से देश की क्या करती है? निगरानी करती है। भारतीय वायुसेना में 1000 से अधिक हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर हैं, जिनमें प्रमुख है कैनवेस हंटर, अजीत। ये किनके? हवाई जहाज और हेलीकॉप्टरों के नाम हैं। ठीक है। मिग-21 का नाम सुने थे ना, अभी क्षति हो गई थी जब वो कौन गया था? चलो 21 देख ही लिए, मिग-21। फिर आगे देखते हैं मिग-23, मिग-25, मिग-28, जुग-आर। ये सब किनके नाम हैं? हेलीकॉप्टरों के, है ना। जगुआर, सॉरी क्या लिखा है? जगुआर। और मिराज 2000। भारतीय वायुसेना का मुख्य न्यायालय नई दिल्ली में है। इसका मुख्य न्यायालय कहाँ है? नई दिल्ली में। इसकी 6 प्रमुख कमान और 1 रखरखाव कमान नागपुर महाराष्ट्र में है। वायुसेना के 6 प्रमुख कमान क्षेत्र इस प्रकार हैं। देखना हमको ये 6 क्षेत्र बताएगा कौन कौन से। पूर्वी कहाँ पास है? शिलांग मेघालय में। पश्चिमी सुब्रोतो पार्क नई दिल्ली। मध्य इलाहाबाद और उत्तर प्रदेश। दक्षिणी हैं तिरुवनंतपुरम केरल और दक्षिण पश्चिमी हैं गांधीनगर गुजरात। प्रशिक्षण बेंगलोर कर्नाटक। इन कमानों के अलग अलग मुख्य अधिकारी हैं जो एयर मार्शल रैंक के होते हैं। और यहाँ जो अधिकारी होते हैं वो किस रैंक के होते हैं? एयर मार्शल। आगे देखिए, किसी भी राष्ट्र का
यह प्रमुख दायित्व है कि वह अपने नागरिकों की विदेशी आक्रमणों से रक्षा करे। नागरिकों का भी यह कर्तव्य है कि संकट काल में राष्ट्र की एकता एवं अखंडता की सुरक्षा करे। सेनाओं का गठन इसलिए किया जाता है कि वह देश की स्वतंत्रता एवं संप्रभुता की रक्षा करें। भारतीय सेनाओं का कार्य इसलिए अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक विशाल देश है जिसकी विस्तृत सीमाएं पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार आदि देशों की सीमाओं को स्पर्श करती हैं और यही हमारे क्या हैं, पड़ोसी देश भी हैं। भारतीय सेना चीन, रूस, दक्षिण कोरिया के बाद सबसे बड़ी है। जो हमारी भारतीय सेना है वो किन किन के बाद, चीन, रूस और दक्षिण कोरिया के बाद सबसे बड़ी है ना। चौथे नंबर पर हमारी सेना का नंबर आता है। शांति काल में रक्षा सेनाओं का योगदान युद्ध एवं आक्रमणों से देश की रक्षा के अतिरिक्त लगातार हो रही विघटनकारी एवं आतंकवादी गतिविधियों का सामना भी सेना को करना होता है। रक्षा सेना शांति काल में समाज सेवा के अनेक प्रकार के कार्य करती है, जैसे बाढ़, भूकंप, अन्य प्राकृतिक प्रकोपों व बड़ी दुर्घटनाओं के समय पर राहत कार्य करना। जब जैसे बाढ़ आ जाती है, बहुत कुछ होता है ना, तो सेनाओं के जरिए नहीं, अभी जैसे केरल में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई थी तो ये सेना ही जा रही थी। बहुत जगह ऐसे होता है कि वहाँ के लोगों को खाना पहुँचाना, उनकी रक्षा करना, उनके लिए कपड़े पहुँचाना, हर एक चीज़ ये सेना के अंडर पर ही होता है। हमारी सेनाओं द्वारा कहाँ गया, संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व के विभिन्न देशों में शांति स्थापित करने के कार्यों में भी भारतीय सेना ने सहायता की है। हमारी सेना द्वारा कोरिया, गाजा पट्टी, लेबनान, कांगो, यमन आदि स्थानों में भी किए गए कार्यों की सराहना है। यानी यहाँ क्या हुआ है, हमारी सेनाओं ने अपना योगदान दिया है। इस प्रकार राष्ट्र की सुरक्षा के नागरिकों की जागरूकता, त्याग, समर्पण तथा शक्तिशाली सेना पर निर्भर है। अब आगे देखिए इसमें हम देखते हैं वायुसेना के अधिकारियों में पदम रैंक किसकी होती है, पदक्रम, यानी सबसे नीचे कौन होता है और सबसे हाई लेवल पर कौन होता है। तो सबसे पहले कौन होता है यहाँ, फ्लाइंग ऑफिसर, फिर होता है फ्लाइट लेफ्टिनेंट, फिर स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर। ये कौन थे, अभी इनका नाम सुन चुके हो, विंग कमांडर अभिनंदन, है ना। ऐसे ही विंग कमांडर बहुत से होते हैं। फिर ग्रुप कैप्टन, एयर कमांडर, एयर वाइस मार्शल, एयर मार्शल और सबसे बड़े होते हैं एयर चीफ मार्शल। ये क्या होते हैं, अधिकारी। अब सैनिक में देखिएगा, सैनिक में कौन कौन होते हैं। सबसे पहले एयरक्राफ्टमैन, फिर लीडिंग एयरक्राफ्टमैन, फिर कॉर्पोरल, सार्जेंट, जूनियर वारंट ऑफिसर, मास्टर वारंट ऑफिसर। ठीक, अब इसके बाद हम देखते हैं रक्षा सामग्री का उत्पादन किस प्रकार होता है। जो हमारे देश में रक्षा करते हैं उनकी सामग्री का उत्पादन कहाँ होता है, किस प्रकार होता है। तो देश की रक्षा हेतु अनेक प्रकार की रक्षा सामग्री की आवश्यकता होती है। रक्षा सामग्री का उत्पादन शासकीय विभागों और सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों द्वारा किया जाता है। शासकीय विभागों द्वारा संचालित आयुध कारखानों में शस्त्रों, टैंकों, वाहनों, गोला बारूद आदि का निर्माण किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में जलपोतों, वायुयानों, बुलडोजरों, मशीनों के कलपुर्जे, संचार उपकरण आदि सामग्री का निर्माण होता है। ठीक है, आगे देखना। अपने देश को परमाणु शक्ति संपन्न बनाने हेतु यहाँ परमाणु संयंत्र भी स्थापित किए गए हैं। तारापुर महाराष्ट्र व कलपक्कम तमिलनाडु इसके प्रमुख केंद्र है। यहाँ पर क्या बनाए जाते हैं, परमाणु संयंत्र स्थापित किए गए हैं। कहाँ कहाँ, तमिलनाडु और तारापुर में। ये कहाँ है, तमिलनाडु में। क्या, कलपक्कम कहाँ है, तमिलनाडु में, और तारापुर है महाराष्ट्र में। इसके प्रमुख केंद्र भारत में रक्षा पंक्ति मजबूत करने के लिए प्रक्षेपास्त्रों, मिसाइल, ये प्रक्षेपास्त्र क्या कहलाते हैं, मिसाइल कहलाते हैं। प्रक्षेपास्त्र लिखा है, मिसाइल का निर्माण किया है, जैसे अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग, आकाश अस्त्र व ब्रह्मास्त्र आदि। ये सब क्या है, मिसाइलों के नाम हैं। ठीक है, भारत 1974 व 1998 में परमाणु बम का परीक्षण विस्फोट कर अपनी परमाणविक शक्ति का परिचय संपूर्ण विश्व को दे चुका है। कब दे चुका है, 1974 व 1998 में परमाणु बम का परीक्षण करके, विस्फोट करके परीक्षण। चलिए आगे देखते हैं। युद्ध का खतरा केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। हवाई हमले और गोलाबारी से अनेक नगर नष्ट हो जाते हैं, जीवन और संपत्ति को हानि हो जाती है। इसलिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक नागरिक को प्राथमिक चिकित्सा नर्सिंग ट्रेनिंग लेनी चाहिए। उन्हें यह जानकारी होनी चाहिए कि हमें ब्लैकआउट, हवाई हमले और आग लगाने पर क्या करना चाहिए। यानी सभी नागरिकों को इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए कि यदि ब्लैकआउट मतलब क्या होता है, ये जो धोखे से हमले कर दिए जाते हैं ना, कहीं टिफ़िन में रख दिया जाता है बम ब्लास्ट। अभी कुछ दिन पहले हुआ था, बहुत टाइम हो गया, कि टिफ़िन में बम रख देते थे
टिफ़िन जा रहा है उसमें बम रखा रहता था और उसकी एक टाइमिंग रहती थी, वो जाते जाते ही कहीं विस्फोट हो जाता था या कि पहुंचते पहुंचते जैसे ही रखे तुरंत विस्फोट हो जाता था। ऐसा भी बहुत ज़्यादा हो रहा था ना। ये सब कौन करते हैं? नक्सलवादियों का काम रहता है हमारे देश को नुकसान पहुँचाने के लिए। विद्यालयों के छात्र छात्राओं में अनुशासन व सैन्य अभिरुचि जागृत करने हेतु नेशनल कैडेट कोर NCC का गठन किया गया है। इसके अलावा प्रादेशिक सेना का गठन भी किया गया है। यह उन नागरिकों की सेना है जो देश की रक्षा में भाग लेना चाहते हैं। अपने अवकाश के समय में 18 से 35 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी नागरिक शस्त्र प्रशिक्षण ले सकता है। यानी जब अपन छुट्टियों का टाइम रहता है ना, उस टाइम पे 18 से 35 वर्ष का आयु का कोई भी व्यक्ति प्रशिक्षण ले सकता है। युद्धकाल संकट और विपत्ति का समय होता है। समाज विरोधी तत्व इस परिस्थिति का लाभ उठाते हैं, अतः नागरिकों का कर्तव्य है कि इस असामाजिक तत्वों से सतर्क रहें तथा सरकार की सहायता करें। समझ में आया पूरा पाठ अच्छे से? चलो तो यहाँ हमारे पाठ कंप्लीट होता है। इसकी अगली वीडियो हम बनाते हैं अभ्यास प्रश्न।